Hello everyone, welcome back to my channel. Here is your chapter 10th of 7th class science. Very interesting and most important chapter. Respiration in organisms. Organisms की बात करेंगे हम यहाँ पर. उनमें किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, क्या है ये रेस्पिरेशन, आइए देखते हैं. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. पर होता क्या है, he ran fast and reached the bus stop in a few minutes. Now he was breathing rapidly. तो उसकी ग्रैंडमदर उससे पूछते हैं कि why he was breathing so fast. Now Bujo told her that he came running all the way. But the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. अब बूझो का माइंड तो आपको पता है कितनी क्यूरियोसिटी होती है उसको हर चीज़ को लेकर, है ना, बूझो और पहेली दोनों को. तो बूझो के माइंड में आया कि रनिंग के बाद ही मेरा जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट क्यों हुआ. द आंसर टू बूझोज क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. इसका आंसर हम किस में है बेटा, कि जब हम ये चीज़ समझेंगे कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, है ना, तब हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ब्रीदिंग क्यों फास्ट हो गई रनिंग करने से. ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इट इज़ वेरी ट्रू कि रेस्पिरेशन का पार्ट क्या है, ब्रीदिंग, है ना. ये डिफरेंट है रेस्पिरेशन से. ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा ब्रीदिंग और कुछ नहीं है बेटा. तो फिर ये रेस्पिरेशन क्या है, तो लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. वाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों रेस्पायर करते हैं, है ना, क्यों रेस्पिरेशन होती है. इन चैप्टर 2 हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल्स. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इसको आप अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में. व्हाट इज़ अ सेल? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब इसको समझो, स्ट्रक्चरल यानी हमारा स्ट्रक्चर बनाती है ये. जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए, वैसे ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें बेसिक यूनिट सेल चाहिए. और ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करने में कैपेबल है, ठीक है. तो सेल्स फंक्शनल और स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट यूनिट है. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन. जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका हो गया न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी. इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी. अब ये मत सोचना आप कि हम लोग खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं या फिर रीडिंग कर रहे हैं तो हमें एनर्जी नहीं चाहिए. भाई चाहिए, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. ये क्वेश्चन तो क्लियर हो ना कि एनर्जी कहाँ से आएगी. अब ज़रा इस बात पे ध्यान दो कि आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं ना कि रेगुलर खाना खाओ. तो क्यों करते हैं? बिकॉज द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी. उन्हें मालूम है कि फूड में क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एंड विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. और यही वो एनर्जी है फूड की स्टोर्ड, जो कब रिलीज होती है, जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं. ओके, तो क्या है ये रेस्पिरेशन, देखिए ज़रा. Therefore all living organisms respire to get energy from food. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया why do we respire का आंसर. तो इसको अंडरलाइन कर लो. To get energy from food, हम इसलिए रेस्पायर करते हैं ताकि हमें फूड से एनर्जी मिले. तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, ऑक्सीजन लेते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. येस वी नो. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. हम रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनती है? द एयर वी ब्रीथ इन is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. हमारी बॉडी कितने ही सेल से बनी हुई है और हर सेल में हम जो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन वो पहुंचती है. इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. अब सेल्स के अंदर क्या प्रोसेस होता है, जो भी हमने खाना खाया है, सुबह चपाती खाई है ना, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, तो वो जब डाइजेस्ट हो गई चपाती कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसका बन गया डाइजेशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी बन गई ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में बेटा, ये हर सेल में जाएगा, ठीक है, टू गिव अस एनर्जी. तो हर सेल में जो ब्लड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगी, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा.
द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसलिए जो ये प्रोसेस है फूड की ब्रेक डाउन का, जो सेल में होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को हम बेटा कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अंडरलाइन दिस। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। वैसे भी आप किसी भी चीज़ की बर्निंग करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती दिखाई देगी, ठीक है। आप एक पेपर सिंपल बर्न करो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी रिलीज होती हुई, बिकॉज ग्लूकोज का जो बेसिक फूड जो बना हुआ है वो प्लांट ने बनाया है ना, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से उन्होंने फूड बनाया है। तो जब हम ये फूड ब्रेक डाउन होगा तो इसके अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी है, जब वो एनर्जी हमें मिलेगी तो उसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलेंगे, ठीक है। तो व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ एक बात पे ध्यान दो और अंडरलाइन करो, विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का अगर यूज करते हैं हम तब ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज की, तो इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन को यूज किए भी फूड का ब्रेक डाउन होता है, और ऐसे ब्रेक डाउन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मीन्स विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। क्लियर? अंडरलाइन दिस। नाउ नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, आपको कई बार इसकी इक्वेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो सो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस आफ्टर ब्रेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, ये चैप्टर आपका ना क्लास 7th 8th 9th 10th 4 क्लासेस में काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यू शुड नो that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। अब आपको यीस्ट के बारे में पता होगा, सिंगल सेल होता है, इसमें यूनिसेलुलर है ये, ठीक है। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ये सर्वाइव कर सकती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एयर की एब्सेंस में सर्वाइव करना आता है उन्हें हम कहते हैं एनारोब्स। अगेन अंडरलाइन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल। लेकिन आप ये याद रखो, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस में जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पर हमें अल्कोहल मिलने वाली है। ओके, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए आप इक्वेशन क्या बनती है इसकी, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव अस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया यीस्ट जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। सिंगल सेल होता है जो सारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो दे रिस्पायर एनारोबिकली, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रिस्पायर करते हैं एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल बनाते हैं। और इस प्रोसेस को बेटा फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, आप साइड पे बॉक्स के लिख लो, FERMENTATION, फर्मेंटेशन। ओके, जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लोग अल्कोहल बना रही है यीस्ट, तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो व्हाट इज द यूज ऑफ यीस्ट और व्हाट इज द यूज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? द यीस्ट डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। ओके, देन नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारी जो मसल सेल्स हैं यहाँ पे भी रेस्पिरेशन होती है। मसल सेल्स, मैंने सेल्स बताया ना आपको, सेल्स बॉडी में कहीं भी हों तो वो रिस्पायर करेंगे, ठीक है। तो एनारोबिकली यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द शॉर्टेज, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल में भी रेस्पिरेशन हो रही है। शॉर्ट टाइम के लिए होती है। कब होती है ये? जब हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। और ऐसा कब होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हमें कब होगी? जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे, फास्ट रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, बहुत घंटों तक वॉकिंग करेंगे, हैवी वेट उठाएंगे, ठीक है। तब हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड हाई हो जाती है ना, क्योंकि एनर्जी यूज़ हो रही है। तो हमें उस टाइम पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है हमारी मसल्स में, सिर्फ मसल सेल्स में। ओके, तो वहाँ पर
एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो ग्लूकोज है हमारा फूड, वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है? इन द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, एनर्जी के साथ साथ एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन क्या बन रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो, ये पोस्चर आपको बताया हुआ है ड्यूरिंग एक्सरसाइज का, तो जिसमें हमारी मसल सेल्स जो हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिकली ये रिस्पायर कर रही हैं। ठीक है, शॉर्टेज है ऑक्सीजन की। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? यही कारण है, जो लैक्टिक एसिड बना है ना, इसके कारण क्रैम्प्स पड़ते हैं हमारी मसल्स में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। द पार्शियल ब्रेकडाउन यानी हाफ ब्रेकडाउन ऑफ glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. accumulation होता है इकट्ठा होना। जब lactic acid इकट्ठा हो जाता है ना हमारी मसल सेल्स में, तो क्रैम्प्स पड़ते हैं बेटा। We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. अब इससे हमें कैसे रिलीफ मिलेगा ये सोचो ज़रा। तो हम गर्म गुनगुने पानी से नहाते हैं या मसाज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब आपको मालूम है कि हमारा ब्लड ही है आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुई है, स्पीड अप हुई है, इसका मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हुई है। और जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो एज अ रिजल्ट कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगी लैक्टिक एसिड की इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और हमको आराम मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज आर 10.2 ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में देखिए, अब सिंपल ब्रीदिंग को समझिए क्या है। एक्टिविटी 10.1 में क्या करना है आपने? अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर करनी है एक्टिविटी। आपने क्या करना है? अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर देना है। ठीक है, माउथ को भी टाइटली बंद कर लेना है। लुक एट वॉच, और घड़ी की तरफ देखना है। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? सफोकेशन होगी ना, आपका दम घुटने लगेगा। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड? आप नाक और मुंह को कितनी देर तक बंद रख सकते हो? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ। ये टाइम आपने नोट करना है। सो नाउ यू नो दैट यू कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि आप जो है वो ब्रीदिंग के बिना, है ना, लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हो, है ना। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड योर ब्रीदिंग। तो देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारी हेल्प करते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में। जो इनहेलेशन वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, तो और जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं उसको मैं एक्सेलेशन बोल रही हूँ बार बार। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, लगातार होता है, ये तो आपको पता ही है। इस वक्त भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रोसेस मेरे अंदर भी हो रहा है, आप मुझे सुन रहे हो, आप भी कर रहे हो ब्रीथ। all the time and throughout the life of an organism. The number of times a person breathe in a minute is termed as breathing rate. Okay? मतलब कितने टाइम, एक मिनट में वो कितनी बार ब्रीथ करता है कोई पर्सन, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। ठीक है, ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। इसको अंडरलाइन करो। व्हाट डू यू मीन बाय अ ब्रेथ? मतलब एक सांस से आप क्या समझते हो? तो एक सांस से हम ये समझते हैं कि एक बार इनहेलेशन यानी अंदर ऑक्सीजन लिया, प्लस एक बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, दैट इज 1 एक्सहेलेशन। ओके, देखिए इस पिक्चर में होल्डिंग ब्रेथ। अब बूझो कह रहा है व्हेन ही रिलीज्ड हिज ब्रेथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम ही हैड टू ब्रीथ हैवीली। कैन यू टेल हिम व्हाई इट वाज सो? बिल्कुल, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली भाई, हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक गया, ऑक्सीजन नहीं मिली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को थोड़ी देर के लिए, तो हम हैवीली सांस लेंगे। ओके, तो अब देखिए ये टेबल है आपका 10.1, चेंजेस इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अपने क्लासमेट या अपने फ्रेंड का नाम लिख लो, है ना। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट लिखो उसका कितना है, फिर उसको 10 मिनट्स तक वो ब्रिस्क वॉक धीरे धीरे चलता है जब, तब देखिए कितना है ब्रीदिंग रेट। फिर उसको ज़रा तेज़ दौड़ा दीजिए, है ना, आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, तब उसका ब्रीदिंग रेट देखो, और फिर रेस्ट में उसका ब्रीदिंग रेट देखो। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पर ब्रीदिंग रेट स्लो है, कौन से टाइम पर ब्रीदिंग रेट फास्ट है।
Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. Now activity 10.2 में देखो बेटा क्या है. Generally we are not aware that we are breathing. Generally हमें पता ही नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ कर सकते हो ये आपने पता लगाना है. डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड? यस. नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक, यानी धीरे धीरे चलने के बाद, फिर रनिंग के बाद. रिकॉर्ड करना है जैसे मैंने टेबल में बताया ना, तो अपने टैबुलेट करनी है, अपनी फाइंडिंग सारी लिखनी है, कंपेयर करना है ब्रीदिंग रेट्स को. तो इस एक्टिविटी से आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी जब चाहिए होती है ना, चाहे रनिंग में हो चाहे एक्सरसाइज में हो, तो वो फास्ट ब्रीथ करता है. ये बूझो का आंसर जो था ना, ग्रैंड पेरेंट्स को लेने गया था बस स्टॉप पे, तो यहाँ मिल गया हमें. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. ओके, सप्लाई टू आवर सेल्स. नाउ पहले ये बॉक्स देख लें, ब्लू बॉक्स में क्या है. ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें आमतौर पर, एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. ठीक है, अगर रेस्ट में बैठा है कोई अडल्ट ह्यूमन बीइंग यानी 16 to 18 ईयर्स, तो देन नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. 1 मिनट में 15 से 18 बार. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 25 टाइम्स पर मिनट. फिर जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रेथ्स, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. ओके, क्योंकि मसल सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. तो इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. और खाना भी हमें पच जाता है, तभी तो हम कहते हैं थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा. क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड से मिलनी है ना. तो डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी? अब आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का आंसर कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, फिजिकल एक्टिविटी क्या, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, इसके बाद हमें भूख क्यों लगती है. सो व्हेन यू फील ड्राउजी यानी जैसे नींद जैसे आ रही है, बड़ा आलस सा आ रहा है, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, कम हो जाता है. डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है? नहीं मिल पाती ना, इसलिए एक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी होता है ना. तो इसीलिए हम कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा ब्रीदिंग रेट प्रॉपर रहे. तो 10.3 में देखिए, ये आपको फिगर शो करेगी कुछ एक्टिविटी पर्सन्स जो हैं वो ड्यूरिंग अ नॉर्मल, यहाँ देखिए वेरिएशन द ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनमें वेरिएशन देखिए. सीढ़ी पे चढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ना तो बैठ के होता है, आराम से सो रहा है, उसमें भी ज़्यादा एनर्जी नहीं है. मम्मा कपड़े धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एनर्जी चाहिए. अब पहली क्या कह रही है, पहली वांट्स टू नो व्हाई वी यार्न व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राइजी. हमें भाई उबासी क्यों आती है, हम मुंह खोल के ऐसे क्यों करते हैं, है ना, कि हमें जब नींद आ रही है या आलस आ रहा है. तो कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोएस्ट. जो मैंने पिक्चर्स दिखाई थी उसमें आपने बताना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ में ब्रीदिंग रेट स्लो है, किसमें फास्ट है. ओके, उनको नंबरिंग देनी है फिर आपने. और 10.3 देखिए, हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हम यहाँ पे सीखेंगे. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, नॉर्मली हम नाक से लेते हैं ना सांस. व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर लेते हैं अंदर को, तो ये कहाँ से पास होती है बेटा, हमारे नॉस्ट्रिल से जाती है, तो इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी. ठीक है, नेजल कैविटी से एयर जो है लंग्स में पहुँच जाती है विंड पाइप के थ्रू. अब जो लंग्स हैं ये हमारी चेस्ट कैविटी में है, तो ये जो कैविटी है हमारी, ये रिब्स, दोनों तरफ इस कैविटी के रिब्स हैं साइड्स पे, है ना. तो लार्ज मस्कुलर शीट जो है डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. तो जो लार्ज मसल शीट है, लार्ज मसल है, वो हमारे रिब्स के नीचे है, डायफ्राम, ये फ्लोर बनाता है हमारी चेस्ट कैविटी का, और हमारी चेस्ट कैविटी को ना एब्डोमेन से अलग करता है. ओके, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम ऑफ द रिब केज. तो ब्रीदिंग जो है वो डायफ्राम की मूवमेंट इसमें जो है इन्वॉल्व रहती है रिब केज के साथ. ड्यूरिंग इनहेलेशन कैसे होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, देखो सांस अंदर लीजिए, रिब्स मूव अप, है ना, इस वक्त लो आप सांस अंदर. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप, रिब्स आपकी ऊपर आ गई लंग्स की, एंड आउटवर्ड्स, एंड बाहर की तरफ आ गई ना, मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स. तो डायफ्राम आपका क्या हो गया, मूव्स डाउन, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है, नाउ दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट.
हमारे चेस्ट में वैक्यूम क्रिएट होगी और उसमें मूवमेंट जो है वो एयर की, जैसे एयर अंदर जा रही है, रश कर रही है अंदर एयर, है ना, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर जाती है। तो देखिए द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। अब एक्सेलेशन की बारी आई रिलीज की, तो रिब्स जो है हमारी मूव डाउन और इनवर्ड होगी। तो डायफ्राम जो है हमारा फ्लैटन हो गया, अपनी पहले जैसी पोजीशन पे आ गया, जैसे उसकी पोजीशन होती है डोम लाइक। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का साइज भी रिड्यूस हो गया। जब उसका साइज रिड्यूस हो गया तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया ना, तो अंदर हाई प्रेशर होने के कारण एयर जो है वो इज पुश्ड आउट, बाहर को पुश हो गई, लंग से चली गई। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजीली, हम इसको बहुत आसानी से फील कर सकते हैं। तो टेक अ डीप ब्रेथ, भाई लंबी सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, अपनी जो पाम है उसको एब्डोमेन पे रखिए, हथेली को। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की मूवमेंट को फील करो। व्हाट डू यू फाइंड, क्या पता चलेगा आपको? आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी की साइज में चेंजेस होते हैं। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। ओके, आप ऐसा एक कॉम्पिटिशन रख लो, बड़ा मज़ा आने वाला है फिर। देन देखिए ये डायग्राम है आपका रेस्पिरेशन का। ओके, तो इस डायग्राम के ऊपर क्या लिखा है? एवरीवन वो स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। ओके, स्मोकिंग बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, ये हमारे लंग्स के बहुत सारे पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, सेल्स को। तो लंग कैंसर होता है इससे। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। भाई अपने आसपास भी किसी को करने नहीं देना है, आप बच्चों ने अवेयरनेस फैलानी है, इट इज़ वेरी हार्मफुल। एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट ही कुड एक्सपैंड इट इन द मैक्सिमम। अब जब आप कंपटीशन रखोगे ना अपना चेस्ट एक्सपेंशन का बच्चों, तो उसमें ना हर कोई कोशिश करेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कि मैं अपने लंग्स को ना बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करूँ, मैक्सिमम करूँ, है ना। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स? तो क्लासमेट्स के साथ करो, ये खूब मज़ा आने वाला है। देखिए रेस्पिरेशन का डायग्राम मैंने अपनी वीडियो में भी बहुत इजी वे से बनाना सिखाया है, विद द रोल ऑफ ईच पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मैंने फंक्शन बताया है, बहुत इजी वे से आप बना सकते हो उसको। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये डायग्राम बनाना चाहता है इजी वे से, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको फर्दर नोटिफिकेशन भी एकदम से मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो को। तो ये डायग्राम आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमाल की वीडियो है। इस बॉक्स में देखिए, द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलन्स, है ना। हवा में तो ये सब कुछ होता ही है। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल यानी सांस लेते हैं, द पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे जो नोज़ में हेयर प्रेजेंट है ना बेटा, नेजल कैविटी में, वहाँ पे स्टिक कर जाते हैं, ट्रैप पकड़े जाते हैं वहाँ, भाई पकड़े गए चोर, है ना। सारे ये पॉलन्स जो डस्ट स्मोक है, हेयर्स ने पकड़ ली। However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity, ठीक है। लेकिन कई बार ना ये अगर पास कर जाएं तो ये हमारी जो नेजल कैविटी है उसकी लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, बड़ा तंग करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, तो हमें छींक आ जाती है भाई। और ये हमारी सहेली है, जो स्नीजिंग है ना, ये हमारी सहेली है। ये एक्सपेल्स दोज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, है ना। जो हमने सांस ली है और उसमें फॉरेन पार्टिकल जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मार के उनको बाहर निकालती है। एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी, और एक डस्ट फ्री एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। तो टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स कुड एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन्स। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अपने नाक का जो फॉरेन पार्टिकल है उसको जोर से छींक मारकर दूसरे बंदे की नाक में पहुंचा दो। तो इससे क्या करना है आपने, आप जब भी आपको लगे कि आपको छींक आ रही है तो आपने अपना नोज़ कवर कर लेना है। ओके, तो इसके बाद आपका है नेक्स्ट इज योर यस एक्टिविटी 10.4। यहाँ देखिए, डीप ब्रेथ लीजिए, फिर चेस्ट को नापिए आप मेजरिंग टेप से, है ना। अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। फिर आपने क्या करना है, अगेन चेस्ट को एक्सपैंड जब करना है तो क्लासमेट को दिखाना है कि आप कितना मैक्सिमम कर सकते हो चेस्ट को, है ना। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय ए सिंपल मॉडल। ये देखो, एयर इज ड्रॉन इन, तो वही जो इनहेलेशन का प्रोसेस और एक्सहेलेशन का, ये डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने ज़रूर करने हैं। ओके, तो ये टेबल 10.2 है। यहाँ पे आप देखिए, इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स।
इनहेलेशन के टाइम पर कितना साइज था चेस्ट का और एक्सहेलेशन के टाइम पर कितना था, फिर उनको माइनस करो तो डिफरेंस आ जाएगा साइज में। इसी तरह से आपका जो कंपटीशन है ना बहुत मज़ेदार रहने वाला है। तो 10.5 में देखिए, टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल ले लो भाई, उसका बॉटम रिमूव कर दो, वाई शेप्ड ग्लास लो, प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। ठीक है, उसमें होल कर दो, ट्यूब पास हो जाए। टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून्स, भाई एंड ऑफ द ट्यूब में आपने 2 डिफ्लेट यानी बिना फुलाए हुए बैलून्स लगा देने हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7 में जैसे दिखाया है। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू द मेक इट एयर टाइट। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। इस तरह से देखिए आप the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. Now blow, सॉरी ये नहीं है, to understand the expansion of the lungs, फिर आपने क्या करना है, उस रबर को पुल करना है, ठीक है, रबर शीट को from the base downwards and wash the balloons. Next push the rubber plastic sheet up and observe the balloons. तो वही आपकी जो चेस्ट की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाली एक्टिविटी है वही आपको दिखाई देगी बैलून्स में भी। वट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, और किसे कर रहे हैं। वट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, रबर शीट जो हमारी है वो हमारी विंड पाइप उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। नो जो हमारा नोज से एयर जा रही है उसको। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम क्या ब्रीद आउट करते हैं, इसके लिए भी एक्टिविटी कर लेते हैं। एक सिलेंडर लो, क्लीन टेस्ट ट्यूब लो, होल करो उसमें, फिक्स करो बॉटल में, पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालिए उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर, इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ डालिए उसमें थ्रू दैट होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर। फिर आपने उस स्ट्रॉ में से ना ब्लो करना है जेंटली, ठीक है। इज देयर एनी चेंज, लाइम वाटर के अपेयरेंस में कोई चेंज होगा, यस चेंज होगा, आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जो हम क्या एक्सहेल करते हैं सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जब आप ना मिरर में करते हो ना एक्सहेल तो वहाँ मॉइस्चर बन जाता है उसके सरफेस पे, है ना। तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं, क्योंकि एयर में भी मॉइस्चर होता है ना, वाटर वेपर की फॉर्म में। अब आप देखिए, बूजो वांट्स टू नो मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। तो पहले तो ये मॉडल है आपका प्लास्टिक बैलून्स वाला लंग की फंक्शनिंग के लिए। फिर देखिए, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करवाते हैं ना हमारे, कौन से हैं वो योगा के, पतंजलि के, नाम नहीं आ रहा, हाँ बाबा रामदेव जी, उनको देखा है आपने किस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। इट कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मूव एयर, है ना। तो प्राणायाम रोज करना चाहिए। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चा किस तरह से स्ट्रॉ से ना, देखो कैसे ना लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इफेक्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर। तो यहाँ बॉक्स देखिए, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो इनहेल्ड एयर है आपकी 21% ऑक्सीजन, एक्सहेल्ड एयर 16.4% ऑक्सीजन। अब देखिए लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जाती है अंदर भाई, और एक्सहेल कितनी होती है ना। तो इनहेल्ड एयर और इसका आपको ग्राफ यहाँ पे मिल गया। ओके, देन देखिए ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की बात जब हम करते हैं तो एनिमल्स जैसे एलिफेंट है, लॉइन, काउज, गोड्स, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स, उनके तो देखो लंग्स होते हैं इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन बींग्स हमारी तरह, क्योंकि ये मैमल्स है ना सारे, तो मैमल्स के ना लंग्स होते हैं। ओके, मैमल्स कौन से होते हैं, जो बेबी को बॉर्न करते हैं, बेबी को बर्थ करते हैं और उनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स और ये सारे मैमल्स हैं। तो हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, दूसरे कैसे करते हैं जिनके पास लंग्स नहीं होते। तो कॉकरोच की बात करते हैं हम, कॉकरोच में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उनकी साइड्स बॉडी पे, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स जो है ना ऐसी सिमिलर ओपनिंग्स होती हैं, उनकी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉकरोच का डायग्राम, ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं इसको। दीज अब ये बूजो वॉन्ट्स टू नो द कॉकरोच, स्नेल, फिश, अर्थवॉर्म, एंट एंड मॉस्किटो है ऑल्सो हैव लंग्स, नहीं होते भाई लंग्स इनके। तो देखो क्या होता है, स्पाइरिकल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स, ठीक है, कॉकरोच के ऊपर। देन इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, इन होल्स में से ना एयर ट्यूब्स बनी होती हैं जिनको हम ट्रकिया कहते हैं, हमारी विंड पाइप को भी ट्रकिया कहते हैं ना हम, फॉर गैस एक्सचेंज।
नाउ ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू द स्पाइरिकल्स, होल से जाकर ट्रैकियल ट्यूब से होकर डिफ्यूज यानी फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन बॉडी के टिश्यूज में चली जाती है और हर सेल में पहुंच जाती है। और इसी तरह से वहाँ पे जब रेस्पिरेशन हो जाती है तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से ट्रैकियल ट्यूब से होकर वापस इन्हीं स्पाइरिकल होल से बाहर आ जाती है। तो ये मैकेनिज्म है आपका किसमें, इंसेक्ट्स में, ठीक है, और किसी में नहीं है ये। तो आगे अर्थवॉर्म देखिए, अर्थवॉर्म की स्किन जो है ना, मॉइस्ट स्किन है, जो गीली स्किन है, स्लिमी सी, टचिंग में बड़ी चिपचिपी सी है ना, उसके थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज होता है। फ्रॉग्स के पास लंग्स का पेयर भी होता है ह्यूमन बींग की तरह, ठीक है, लेकिन उनके पास मॉइस्ट स्किन से भी वो, स्लिपरी स्किन से भी वो जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का कर सकते हैं, है ना। तो अब आगे देखिए, बूजो है सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स, उसने देखा कि जो वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, है ना, वाटर सरफेस के ऊपर आती हैं। दे इवन रिलीज अ फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड्स, है ना। वाई डू दे डू सो, ऐसा क्यों करती हैं भाई, क्या मजा आता है उनको बार बार बाहर निकल के पानी निकालने में। ब्रीदिंग अंडर वाटर, तो वाटर के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है देखिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिशेस की, इनके गिल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ना उसको लेने में हेल्प करते हैं। गिल्स हैं इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। नाउ गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ओके, ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें खूब ज़्यादा, जिनके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है ना बहुत थिन होती है, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, गिल्स में होती हैं ये ब्लड वेसल्स। तो ये देखिए इसका डायग्राम। अब ये साथ में ये भी बोल रहा है कि प्लांट्स भी क्या रिस्पायर करते हैं, तो यस भाई, प्लांट भी लिविंग थिंग्स हैं। ये भी जो है ऑक्सीजन एयर से हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, तो और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म तो ज़रूर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। यह तो हमारी बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहे हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उल्टा होता है ना। तो वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्मॉल पोर्स से होता है जो लीव्स के सरफेस पे होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अब पहली वांट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। तो जो रूट्स होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, वो भी क्या ऑक्सीजन लेती हैं? इफ सो हाउ, कैसे? लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। यस, बाकी जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट्स के, उनकी तरह रूट की जो सेल्स हैं वो भी ऑक्सीजन चाहिए उनको भाई। तो क्या होता है, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स में भी एयर होती है ना, तो वहाँ से ये रूट हेयर्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से एयर को। नाउ कैन यू गेस व्हाट हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? ठीक है, अब बताओ अगर ज़्यादा पानी दे दोगे तो क्या होगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। वाइटल यानी बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल यानी जिंदा चीज़ों में होने वाला प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, सबको रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सबको एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि उन्हें जिंदा रहना है। तो ये कीवर्ड्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं आपके चैप्टर में। व्हाट यू हैव लर्नड, ये आपने रिकैप्चुलेशंस के लिए पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। दिस इज़ योर चैप्टर। आई होप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार सुनिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए रेडी रहिए। बहुत जल्दी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।